किसान आंदोलन की तेजी को देखकर सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सर्दी के मौसम में पसीना आने लगा है। किसानों का आंदोलन हर रोज तेज होता जा रहा है, पर क्यों किसान सरकार के इन 3 बिलों का विरोध कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। किसानों की माने तो ये 3 बिल उनके लिए डेथ वारंट की तरह से हैं, क्योंकि उनके अनुसार इन 3 बिलों के जरिए सरकार देश के 2 बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। ये सबसे बड़े पूंजीपति और कोई नहीं बल्कि अंबानी और अडानी हैं। जब से सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया है, तब से रूलिंग पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट की माने तो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल डोनेशन का 95% शेयर मिला है। इस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति जब इतनी बड़ी पूंजी सरकार को डोनेशन के रूप में देंगे तो सरकार को भी उनके हितों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हालांकि लोकतंत्र का मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल होता है, फिर भी चुनावों को जीतने के लिए पार्टियों को पूंजीपतियों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सरकारें उनके हितों की रक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देती हैं। सरकार के द्वारा पास किए गए इन 3 बिलों का किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। सरकार के द्वारा पास किए गए 3 बिल हैं द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, द एसेंशियल कमोडिटीज बिल। अब देखते हैं किसान इन 3 बिलों का विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले बिल की, जिससे सबसे ज़्यादा आपत्ति है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इस बिल के अनुसार किसानों की फसल को एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे मंडी कहते हैं, के बाहर बेचा जा सकता है। इस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कृषि सेक्टर को पूरी तरह से खोल दिया गया है। इस बिल में बहुत सी खामियां हो सकती हैं, लेकिन किसानों को इस बिल के पीछे के मकसद से परेशानी है। सरकार के अनुसार इससे किसान अपनी फसल को और भी अच्छे दाम पर बेच सकते हैं, जबकि किसानों को डर है कि इससे जो सरकार कुछ किसानों की फसल एमएसपी पर खरीद रही थी, वो सिस्टम कुछ ही समय में धराशायी हो जाएगा। अभी हरियाणा और पंजाब में मंडियों की स्थिति बहुत अच्छी है, जिससे दूसरी स्टेट्स के किसान भी इन 2 राज्यों में अपनी फसलों को बेचने के लिए आते हैं। इन मंडियों में किसानों को अच्छा दाम मिलता है और इन मंडियों में सबसे ज़्यादा किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। किसानों को डर है जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो 1-2 साल वो अच्छा दाम देंगे, लेकिन बाद में वो उनकी फसल बहुत कम दामों में खरीदेंगे। इन्हीं कुछ सालों में सरकारी मंडियां जहां फसल आएगी ही नहीं, तो वो मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब किसान सरकार पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन जब पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो वो किस पर दबाव बनाएंगे। इन प्राइवेट प्लेयर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई अच्छा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता और साथ ही इन पर कोई टैक्स भी नहीं लगाया गया है। इसे प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल के उदाहरण से समझा जा सकता है। जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के आने के बाद सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल की हालत खस्ता हो गई है, उसी तरह से सरकारी मंडियां भी खत्म हो जाएंगी। जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल में लोगों से मनचाहे पैसे वसूल किए जाते हैं और सरकारें इन 2 क्षेत्रों में अपने दायित्वों से पीछा छुड़ा चुकी हैं, उसी तरह सरकार मंडी सिस्टम से भी पीछा छुड़ाना चाहती है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें भी सरकार की डिवाइड एंड रूल की नीति ही काम कर रही है। जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स से मिडिल क्लास, हायर क्लास और दूसरी क्लास के लोगों को बांट दिया गया है, ताकि लोग स्कूल्स और हॉस्पिटल की बदतर हालत के लिए आवाज़ ना उठाएं, उसी तरह से किसानों को भी प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी में बांट दिया जाएगा और वो कृषि सुधारों के लिए भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। दूसरा कानून है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। ये बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज और किसानों के बीच फसल उगाने से पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
इस बिल में किसानों की शंकाएं क्या हैं? इस कानून के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी मोनोपोली बना लेंगी, जिसके बाद इन कंपनीज के लिए किसानों को एक्सप्लॉइट करना और भी आसान हो जाएगा। किसान इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके पास कानून के विशेषज्ञ भी नहीं हैं जितने इन बड़ी बड़ी कंपनीज के पास होते हैं। इसीलिए किसानों और कंपनीज के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा उसे किसानों के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा, जिस वजह से कंपनीज अपनी मन मर्जी की शर्तें उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जोड़ सकती हैं। इसका एक उदाहरण गुजरात में देखने को मिला, जहां पेप्सिको ने किसानों के ऊपर ही केस कर दिया था। इसके साथ ही जिस तरह से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जियो मार्ट जैसी कंपनीज शुरू में ग्राहक बनाने के लिए फ्री डिलीवरी, डेली डील्स और सेल्स चलाती हैं, जिससे उनके कस्टमर बन जाएं और बाद में धीरे धीरे ये सब कुछ ख़त्म होने लगता है और डिलीवरी चार्जेस लगने लगते हैं, डील्स कम होने लगती हैं। उसी तरह से ये कंपनीज शुरू में किसानों की फसलों को अच्छे दामों पर खरीदेंगी, जिससे किसान इन्हें फसल बेचेंगे, लेकिन बाद में जब ये कंपनीज प्रॉफिट कमाना चाहेंगी तो ये कम दाम पर किसानों की फसल को खरीदेंगी। उस समय क्योंकि किसान इन्हें फसल बेच रहा होगा तो मंडीज खत्म हो चुकी होंगी और किसान को मजबूरी में इन्हें ही फसल बेचनी पड़ेगी। भारत में 85% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, जिस कारण वो बड़ी बड़ी कंपनी से अपनी थोड़ी सी फसल के लिए नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपनी फसल कंपनी के कहे दाम पर ही बेचनी पड़ेगी। और जब मंडियां खत्म हो जाएंगी फिर तो किसानों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के आने के बाद लोकल दुकानदारों को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है और अमेजॉन लगातार अमीर होता जा रहा है। तीसरा कानून है द एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल। भारत में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत एसेंशियल खाद्य पदार्थों के स्टोरेज पर लिमिट थी, जिससे व्यापारी जरूरी वस्तुओं को एक निश्चित सीमा तक ही स्टोर कर सकते थे। इससे सामानों के दाम नियंत्रण में रहते थे। लेकिन इस एक्ट में संशोधन के बाद अब जरूरी चीज़ों जैसे कि दालों, तेल, प्याज और आलू जैसे खाद्य पदार्थों को एसेंशियल कमोडिटीज़ की सूची से बाहर निकाल दिया गया है। इस संशोधन के बाद बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर लेंगे और किसान की फसल जब दोबारा आएगी तो उसे कम दामों पर खरीदेंगे, क्योंकि इनके पास पहले से ही भंडारण होगा। इससे कंज्यूमर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इससे उन जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगेंगे। इसीलिए ये कानून सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के भी खिलाफ है। इन बिलों से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को जान लेना जरूरी है, जैसे कि किसानों को डर है कि इन बिलों के बाद एमएसपी को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा। हालांकि भारत में सिर्फ 6% किसान ही अपनी फसल को एमएसपी पर बेच पाते हैं। एमएसपी तभी मिलती है अगर आप फसल को एपीएमसी यानी मंडी में बेचते हैं। इस तरह पहले से 94% किसान मार्केट पर ही डिपेंडेंट है और इनकी फसल पहले से ही प्राइवेट प्लेयर्स को बेची जा रही है, लेकिन मंडी के माध्यम से। अगर बात करें हरियाणा, पंजाब की, तो अगर किसी कंपनी को फसल, सब्जी, आलू आदि खरीदना होता है तो उसे मंडी के माध्यम से खरीदना पड़ता है, जहां सरकार की भाषा में बिचौलिए या आड़तियों से वो फसल खरीद सकते हैं। लेकिन इन कानूनों के आने के बाद आलू चिप्स, सॉस बनाने वाली कंपनीज सीधा किसानों से खरीद पाएंगी। मंडी के माध्यम से खरीद करने पर प्राइवेट कंपनीज को टैक्स भी देना पड़ता था, जबकि प्राइवेट मंडी आने के बाद उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो एपीएमसी के माध्यम से क्यों खरीदेंगी। एपीएमसी में छोटे आड़तिए थे जिन्हें बिचौलिया कहा जाता है। अब इन बिलों के आने के बाद वो छोटे बिचौलिए बहुत बड़े बड़े भंडारण करने वाले बिचौलियों से रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि हर कंपनी के लिए किसान से सीधा फसल खरीदना प्रैक्टिकल नहीं लगता। इन बिलों के माध्यम से सरकार प्रचारित कर रही है कि इन बिलों के बाद 1 कंट्री 1 मार्केट हो जाएगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि किसान पहले से ही अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। इसीलिए सरकार जो 1 कंट्री 1 मार्केट की बात कर रही है वो एक धोखा है। लेकिन अगर 1 कंट्री 1 मार्केट की बात को मान भी लें तो भी किसान के लिए थोड़ी दूरी तक जाकर ही अपनी फसल को बेचना कठिन होता है, क्योंकि इससे उसका खर्च, ट्रांसपोर्टेशन
और स्टोरेज की वजह से बढ़ जाता है। इसलिए प्रैक्टिकली किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं लगता। बिहार में 2006 में ही एपीएमसी यानी मंडियों को ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाद से बिहार में ज़्यादातर फसलों पर किसानों को एमएसपी नहीं मिलता। बिहार की हालत को आप जानते ही हैं, और जो सिस्टम सरकार यहाँ लागू करने जा रही है, यूएस यूके में वो सिस्टम पहले से ही लागू है और वहाँ के किसानों की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। राज्यों के हितों में नहीं है बिल। एपीएमसी खत्म होने से राज्य सरकारों के पास जो टैक्स आता था वो खत्म हो जाएगा। जीएसटी में भी टैक्सेस केंद्र सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, जिसे लेने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र के आगे बार बार हाथ फैलाना पड़ता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि कृषि पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, इसीलिए सरकार इसे ख़त्म कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आपकी इन 3 बिलों के बारे में क्या राय है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।